अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मेजरमेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर है 20, पेज नंबर 20 पे आ जाएंगे। बगैर को टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है 1.1, अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस अ लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। अच्छा, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर, उसने पूछा है कि कितने मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में। मतलब मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। तो हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 9th में हमने पढ़ा था। हमने यहाँ पे फाइंड करना है एस। ठीक हो गया। स्पीड ऑफ लाइट उसने दे दी है, लेकिन अगर वो ना दे तो आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। वी से शो करते हैं स्पीड को। वी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। अच्छा, बात सुनिएगा, उसने एक ईयर की बात की है और यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड क्या है वो उसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड क्या होता है? सेकंड। तो हमने पहले फाइंड करने हैं कि एक ईयर में सेकंड कितने होते हैं। फाइंड कर लेते हैं। जब हम वो फाइंड कर लेंगे फिर हमारे पास फार्मूला था 9th में हमने पढ़ा था, बेसिक याद किया करें। वी इज इक्वल टू एस 70। वहाँ से हम एस को अलग कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी हमारे पास वी पता टी पता नहीं है, तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 1 ईयर की उसने बात की है, लिखेंगे 1। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, क्योंकि बड़ी से छोटी क्वांटिटी में हम जा रहे हैं। मल्टीप्लाई 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, और 60 सेकंड होते हैं। तो हमने सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है आपस में। हमारे पास टोटल सेकंड्स दिन ईयर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। आंसर आपके पास आ गया। टाइम इज इक्वल टू 3,15,36,000 सेकेंड्स। ठीक हो गया। क्योंकि आपके पास जो गिवन है डाटा उसमें स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में, तो यूनिट सेम होने चाहिए। इस वजह से हमने टोटल ईयर में जितने सेकंड्स होते हैं वो हमने फाइंड कर लिया। अब आपने क्या फाइंड करना है? उसने पूछा हाउ मेनी मीटर्स आर कवर्ड या हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिंपल 9th का फार्मूला था, हम लिखेंगे वी नो दैट। बेसिक्स अच्छी रखे तो इंशाल्लाह आगे मसला नहीं होगा। v इज इक्वल टू एस एवर टी। अब सुने, आपने एस को अलग करना है। टी डिवाइडेड आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वी मल्टीप्लाई टी विल बी इक्वल टू एस, और एस इज इक्वल टू वी टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एस विल बी इक्वल टू वी आपके पास कितना था? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 8 मल्टीप्लाई, ये हमने कितने फाइंड किए हैं? 3,15,36,000 सेकेंड्स। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को इस वैल्यू के साथ, आंसर आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 94,608,000। मल्टीप्लाई क्या है? 10 रेज टू द पावर 8। डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट में न्यूमेरिकल को परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने पढ़ा था 9th में, अगर आपको पढ़ाने वाला था तो, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की, उसके हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं कि एक 10 की पावर होनी चाहिए और दूसरा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अब 10 की पावर तो है, लेकिन डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। जब भी डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, जितने डिजिट्स शिफ्ट करते हैं उतने 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने डिजिट्स हम इधर आए हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया जी। सो एस विल बी इक्वल टू 9.4। क्यों किया? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 9 है, उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट को लेके आना था। मल्टीप्लाई क्या है? 10 रेज द पावर 7 डिजिट इधर आगे 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले क्या मौजूद था? 10 रेज द पावर 8 मीटर्स। सो टोटल मीटर्स कवर या टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू 9.4 मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। बेसिस में पास क्या होती है? ऐड। 8 + 7 आंसर क्या आ जाएगा? 15 मीटर्स। ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, जल्दी से नोट कर लीजिए। थैंक यू। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। सेकंड न्यूमेरिकल है। डाटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया करें ताकि आपको टाइम ना ज़ाया हो। हमारे पास तो बहुत टाइम है, आपका ना ज़ाया, क्योंकि आपके पेपर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया जी।
1.1 is done. It's time for 1.2. गिवन डाटा है जी, उसने कहा है, क्या कह दिया उसने, उसने क्या दिया है, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर. सिंपल फाइंड कर लेंगे. उसने कहा है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर, अभी हमने फाइंड किए थे लास्ट मैरिकल में, आर देयर इन अ ईयर. ठीक हो गया जी, फाइंड करने का कोई मसला नहीं है. ठीक है, साथ साथ ही फाइंड करते हैं. ये पार्ट ये था. हम लिखेंगे टोटल डेज इन अ ईयर कितने होते हैं जी, 365. टोटल सेकंड्स इन अ ईयर विल बी इक्वल टू 365 डेज से एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड. मल्टीप्लाई किया था, सबको आंसर हमारे पास क्या आया था, याद होना चाहिए, 3,15,36,000 सेकंड. ठीक हो गया जी. तो ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करिए. कितने डिजिट्स आ रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख सकते हैं 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 7 सेकंड्स. ठीक है जी. डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने का रूल है कि जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतने 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं. और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर डेसिमल पॉइंट और 10 की पावर भी आ रही हो तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. ठीक हो गया जी, सिंपल था बहुत, कोई मसला नहीं है. फिर उसने कह दिया जी हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर. लिखेंगे जी हाउ मैनी नैनो सेकंड्स आर इन 1 ईयर. ठीक है जी. तो लिखिएगा सिंस 1 ईयर, या इस तरह लिख दीजिए सिंस टोटल सेकंड्स, जो कि आप फाइंड कर चुके हैं, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इन अ ईयर इज इक्वल टू भी आपने फाइंड किए हैं, कितने होते हैं 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 7 सेकंड्स. लिखिए सिंस, या सिंस आप लिख चुके हैं, लिखिए यहाँ पे एंड 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9. प्रीफिक्सेस का टेबल था 9th क्लास में, वहाँ पे हमने वैल्यू पढ़ी थी नैनो की, क्या होती है 10 रेज टू द पावर -9. ठीक हो गया जी. तो ज़रा बात समझिएगा. लिखेंगे सो टोटल नैनो सेकंड्स इन ए ईयर इज इक्वल टू, अब सुनिएगा ज़रा बात, आपके पास टोटल सेकंड कितने होते हैं 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 7. आपको यहाँ पे नैनो सेकंड चाहिए. अब नैनो क्या होता है 10 रेज द पावर -9 सेकंड. अब ये जो मैंने 10 रेज पावर -9 लिख दिया है, मैथमेटिक्स का रूल ये होता है कि आप जिस पावर से मल्टीप्लाई करते हो उसी से डिवाइड भी कर दीजिए. तो 10 रेज पावर -9 से मल्टीप्लाई करने से मुराद क्या है कि 10 रेज पावर 9 से आपने मल्टीप्लाई किया और 10 रेज पावर 9 से डिवाइड भी किया, और जिसको डिवाइड किया था वही वैल्यू 10 रेज पावर 9 ऊपर आगे क्या हो गया -9 हो चुकी है. ठीक हो गया. अगर ये स्टेप आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं. आप इसको लिख सकते हैं 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7. आप इसी वैल्यू को 10 रेज द पावर 9 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए. अब ये जो +9 ऊपर आगे क्या हो जाएगी -9, और -9 क्या बन जाएगा नीचे जाके नैनो, और ये 10 पावर 9 इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक हो गया जी. टोटल नैनो सेकेंड्स इन ए ईयर विल बी इक्वल टू, लिखिएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर, बेसिस में पास क्या हो जाएंगे 9 + 7 आंसर क्या आ जाएगा 16. अब ये जो 10 रेज पावर -9 है इसको हम क्या लिख लेंगे नैनो, और आगे क्या लिखा हुआ है सेकेंड. सो टोटल नैनो सेकंड्स इन ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 16 नैनो सेकंड्स. ओके, सिंपल था, कोई मसला नहीं होना चाहिए. ये दोनों नोट कर लीजिए. तीसरा पार्ट की जगह हमारे पास नहीं बची है, उसमें हमने फाइंड करना हाउ मैनी इयर्स आर देयर इन 1 सेकंड. वो भी सिंपल ही एक सिंपल स्टेप में हो जाएगा. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. टेक्नोलॉजी है, आप वीडियो पास कर भी नोट कर सकते हैं.
लाइव क्लास तो चल नहीं रही, जो आपको मसला हो, क्या ख्याल है। तो ये तीसरा पार्ट है, उसने पूछा है हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 सेकेंड। फजूल ही सवाल है वैसे। चलें, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन या 1 सेकेंड। ठीक है जी, तो आप लिखिएगा सिंस 1 ईयर इज इक्वल टू, कितने सेकंड होते थे फाइंड किया था, याद हो जाना चाहिए, 3,15,36,000 सेकंड। ठीक हो गया जी। अब हमने 1 सेकंड में ईयर्स बताने हैं, तो ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है टोटल सेकंड से नहीं रहे, इसको इधर आगे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 3,15,36,000, यहाँ पे क्या है ईयर्स, इज इक्वल टू 1 सेकेंड। डिवाइड कर देंगे जी, इसको हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3,15,36,000। आंसर आपके पास आ गया 3.17 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3.17 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8 ईयर्स। ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन अगर इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाहे तो आप टेंस पर -8 का मतलब क्या है, इतने जीरोज लग जाएंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, एक तो 3 हो गया, 7 डिजिट आप लगा देंगे लेफ्ट साइड पे। लेकिन क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिख रहे हैं स्टूडेंट फॉर्म में, तो आपका आंसर यही एक्यूरेट है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सिंपल था, सिंपल था, नोट कर लिया होगा आपने। लाइक बच्चे हैं आप लोग, इसलिए तो एफएससी कर रहे हैं। 1.3। अच्छा जी, 1.3 में उसने कहा द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेड़ आर मेड टू बी 15.3 सेंटीमीटर्स एंड 12.80 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया। रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करना आपने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी, कहानी ख़त्म। 1.3 गिवन डाटा। अच्छा जी, लेंथ आपके पास गिवन है, एल से शो कर दीजिए कितनी है, 15.3 सेंटीमीटर्स, और विड्थ कितनी गिवन है जी आपके पास, 12.80 सेंटीमीटर्स। आपने फाइंड करना है एरिया। रेक्टेंगल है, लेंथ और विड्थ की वैल्यू इसलिए तो सेम नहीं है, इसलिए तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, अगर सेम होती तो स्क्वायर बन जाता है। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, अगर आपको बहुत टाइम है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। एरिया इज इक्वल टू, लेंथ आपके पास कितनी है बाबा, 15.3, और विड्थ कितनी है 12.80। मल्टीप्लाई कर दीजिए 15.3 मल्टीप्लाई 12.80, आंसर आपके पास आ गया जी। एरिया इज इक्वल टू 195.84, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू राउंड ऑफ कर दीजिए, आखिरी डिजिट जब 5 से बड़ा तो हम पहले उस पहली वैल्यू में एक ऐड कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और आपके आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, जितने आपके जो डाटा गिवन होता है उसमें लीस्ट होते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपके डाटा में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपके जो फाइनल आंसर है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है, 4 नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, ये रूल होता है आंसर लिखने का, जल्दी से नोट कर लीजिए। वन 1.4 है, जीसी के सामने हो जाएगा। प्रॉब्लम 1.4 गिवन डाटा। ठीक हो गया जी, मुश्किल नहीं है। अच्छा, जिसने कहा है एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, और हमारे पास m1, इसको लिख दीजिए m1 इज इक्वल टू कितना है, 2.189 किलोग्राम। m2 हमारे पास कितना है,
0.089 किलोग्राम, M3 इज इक्वल टू 11.8 किलोग्राम, M4 भी है, कितना है 5.32 किलोग्राम। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है, मैस टोटल फाइंड करना है। M से शो कर दीजिए। सुनिएगा जी, सिंपल है, लिखेंगे M इज इक्वल टू, सबको ऐड करना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। M इज इक्वल टू M1 कितना है 2.189, M2 कितना है 0.089, M3 कितना है 11.8 और M4 कितना है 5.32। अच्छा जी, लिखिए वैल्यूज कैलकुलेटर पे क्या है, 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। आंसर आपके पास आया जी 19.398 किलोग्राम। M इज़ इक्वल टू, पहली बात तो ये कि 19 पॉइंट, आप देख सकते हैं कि 9 5 से बड़ा, तो आप यहाँ पे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दीजिए, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 19.4 kg। अब आपने देखना है यहाँ पे आप आंसर कैसे लिखेंगे, जब भी आपके पास डेसिमल में वैल्यू गिवन होती है, आप देखते हैं आपके डाटा में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, जितने लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आपके डाटा में होते हैं उसके मुताबिक आपके आंसर में होने चाहिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आपके आंसर में कितने आना चाहिए, 1 डिजिट आना चाहिए डेसिमल के बाद, वो हमने लिख दिया, दैट इज़ 98.4 kg। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है, ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं था, इसको राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया। ठीक हो गया, दोनों न्यूमेरिकल सिंबल थे, सिंपल आपको बस आंसर लिखने का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए कि जो आपका डाटा गिवन है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपके आंसर में कितने होने चाहिए, 3 ही थे। यहाँ पे आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आपके आंसर में भी 1 होना चाहिए था, आपके पास 1 ही आ गया। ठीक हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए जी, शाबाश, हरी अप। नोट कर लीजिएगा जी। 1.5 आ गया, एक लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन सिंपल है, मुश्किल नहीं है, अगर आपने अच्छी फिजिक्स पढ़ी है तो ऑब्वियसली। वन पॉइंट फाइव, बड़ी जल्दी हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स वैसे। गिवन डाटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग, हमने फाइंड करनी है जी वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग टी। फार्मूला आपके पास गिवन है, उसने ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। फ्रॉम द फॉलोइंग मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल एल से शो करते हैं, वो हमारे पास कितनी गिवन है 100 सेंटीमीटर्स, लेकिन सेंटीमीटर आप कोशिश किया करें कि जो आपका डाटा होता है उसको आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में परफॉर्म किया करें अपनी कैलकुलेशंस। तो आप सेंटीमीटर से मीटर में चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, लिखेंगे सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया मीटर्स में, 2 0 2 0 से कैंसिल, एल इज़ इक्वल टू 1 मीटर। इसका आपको फ़ायदा होगा आगे जाके। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एन लिख दीजिए, वो हमारे पास कितनी है जी 20, और इसके लिए टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास 20 वाइब्रेशंस के लिए गिवन है, एक वाइब्रेशन के लिए गिवन होता तो टाइम पीरियड होता, उसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं, लेकिन ये 20 वाइब्रेशंस के लिए तो ये सिर्फ हमारे पास टाइम है, इसको हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल टी से। ठीक है, ये थोड़ी सी पॉइंट इंपॉर्टेंट था। स्मॉल टी हमारे पास कितना गिवन है बाबा 40.2 सेकेंड्स। ठीक है, लेंथ वॉज मेयर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, लीस्ट काउंट लेंथ के लिए हमारे पास कितना गिवन है 1 मिलीमीटर। सुनिएगा ज़रा बात, लीस्ट काउंट फॉर लेंथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10, मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ लीस्ट काउंट फॉर लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर्स, लीस्ट काउंट फॉर लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर्स। पूरे स्टेप किया करें तो मज़ा आता है न्यूमेरिकल का। आंसर आपके पास आ जाएगा 0.001 मीटर्स, क्योंकि आपके पास ये लेंथ मीटर में थी तो ये भी लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, एंड टाइम, और हमारे पास जो गिवन है स्टॉप वॉच, उसकी एक्यूरेसी है, ये उसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेकेंड, और लीस्ट काउंट फॉर टाइम
इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितना है जी, 0.1 सेकेंड। सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टाइम को तो उसको भी छेड़खानी इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब एक जो मसला आ रहा है पहले कि हमारे पास फार्मूला तो हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का टी इज इक्वल टू 2 π√L/g, लेकिन उसमें जो है वो कैपिटल टी है वो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 20 वाइब्रेशन का टाइम है गिवन है, तो हमने एक वाइब्रेशन का फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे कैपिटल टी इज इक्वल टू टोटल टाइम हमारे पास कितना गिवन था 40.2, टोटल टाइम को आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 40.2 डिवाइडेड बाय 20। आंसर आपके पास आ गया 2.01 सेकेंड्स। ठीक हो गया जी। तो ये पहला पॉइंट था मेन। अगर आप ये वाला टी यूज़ कर देंगे आपका सवाल बिल्कुल गलत हो गया। ठीक हो गया जी। आप लिख सकते हैं आप टू फाइंड, अगर आप थोड़ा एफिशिएंट बनना चाहते हैं, टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो करते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप लिखें सिंस t इज इक्वल टू गिवन जो है, हम वी नो दैट नहीं ना लिखते, सिंस t इज इक्वल टू 2.√L/g। हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी g की, लेकिन g स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमने g को आज़ाद करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा जी t स्क्वायर इज इक्वल टू 2π√L/g होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया L/g। जी को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L, टी स्क्वायर इधर फालतू में मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमने जी को अलग करना है। ठीक हो गया, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, g इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको याद है 3.1416, बस बहुत है 1/4 तक स्क्वायर। एल आपके पास कितना था 1 मीटर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी आपके पास कितना था कैपिटल टी जो आप फाइंड किया, ये यूज़ करना, ये ना यूज़ कर देना, कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्या है 2.01 का स्क्वायर। सो जी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.14 स्क्वायर। आंसर आपके पास आता है 39.4384। ठीक है, डेसिमल पॉइंट ज़्यादा लिखा करें, आंसर एक्यूरेट आता है। 2.01 स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, आपके पास आंसर आया 4.0401। सो जी विल बी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 39.4384 डिवाइडेड बाय आंसर। आंसर आपके पास आ गया 9.76। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये आपने जी की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन एक बात जो आपने एक और फाइंड करनी थी, आपने इसमें क्या फाइंड करनी है, और अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वो फाइंड करते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए जी, सिंपल है, शाबाश। नोट कर लीजिएगा जी, यहाँ से रेज करूँ क्योंकि डाटा हमें चाहिए होगा आगे। जी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जी की वैल्यू याद रखिएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। अच्छा जी, अब आपने फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आपने फाइंड जो करनी है, उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का यूनिट चेक करें, उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि लेंथ, मीटर जो यूनिट होता है लेंथ का होता है, और सेकंड जो होता है वो टाइम का। तो हमने दो अनसर्टेनिटीज फाइंड करनी है, लेंथ में और टाइम में। तो हम लिखेंगे पहले जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अच्छा जी, कैसे फाइंड करेंगे, लीस्ट काउंट हमारे पास, जो लीस्ट काउंट होता है उसको वैल्यू से, जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन होती है डाटा में, उसको डिवाइड कर देते हैं। लीस्ट काउंट हमारे पास कितना गिवन था लेंथ का 0.001 डिवाइडेड बाय, हमारे पास लेंथ कितनी गिवन थी 1, परसेंटेज और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर विल बी इक्वल टू 0.1%।
सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 0.1%। क्या किया, लीस्ट काउंट ऑफ द लेंथ को डिवाइड किया जो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास गिवन थी। जो वन ईयर कैलिपर यूज़ करें, जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं, उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लेंथ से। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड करनी है जी अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। उसको फाइंड अगर आपने करना है तो उसमें आपके पास एक दो स्टेप ऐड हो जाएंगे। वो क्या ऐड हो जाएंगे, आप जस्ट पहले फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी इन टाइम। अनसर्टेनिटी इन टाइम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर आपको मैं एक बता दूं पॉइंट तो आपको याद रहेगा, आपको रट्टा शट्टा नहीं मारना पड़ेगा उससे। पेज नंबर है 14 पे, वहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द अनसर्टेनिटी इन ए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ये अगर आप लाइन अंडरलाइन कर लेंगे तो ये जो अगले स्टेप है वो आपको याद रहेंगे ऑटोमेटिकली। उसने कहा है द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी is found by dividing the least count of the timing device by the number of vibrations। तो हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं टाइम पीरियड में, तो हमने डिवाइड करना है किसको किसके साथ, हमने डिवाइड करना है लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस हमारे पास क्या था 0.1, इसको हमने डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वो हमारे पास कितनी थी जी 20। ठीक हो गया, डिवाइड कर देते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20। आंसर आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। इस तरह भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 0.005। ठीक है, 10 पर -3 का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से इधर। 500 पहले भी मौजूद था तो 2 जीरो हमने खुद लगा दी है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो हम कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो ये जो आपके पास आंसर आया है 0.005, कैसे आया था, लीस्ट काउंट को डिवाइड किया था नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। इसको आपने डिवाइड करना है बाय द कैपिटल टी। टाइम जो हमने फाइंड किया था, जो कि मैं रेज कर चुका हूँ, वो हमने कैसे फाइंड किया था, कैपिटल टी हमारे पास टाइम पीरियड किसका इक्वल था 40.2 डिवाइडेड बाई 20 किया था, आंसर आपके पास आया था 2.01 सेकेंड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास आंसर आया है 0.005, इसको आपने डिवाइड करना है बाय द टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, वो हमारे पास कितना था 2.01। ठीक हो गया, परसेंटेज फाइंड करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2.01। आंसर आपके पास आ गया जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। आंसर आपके पास आ गया 0.24, राउंड ऑफ करके 0.25%। ठीक है जी, दोबारा सुनेंगे। ठीक है, थोड़े से मुश्किल स्टेप्स हैं। लेंथ में अनसर्टेनिटी परसेंटेज फाइंड करने के आप क्या करते हैं, जो लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ से। लीस्ट काउंट 0.001 था और ओरिजिनल लेंथ क्या थी 1, आंसर आ गया। टाइम में अनसर्टेनिटी फाइंड करने का रूल जो होता है कि आप डिवाइड करते हैं लीस्ट काउंट को पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। लीस्ट काउंट 0.1 था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से 20, जो आंसर आता है उसको आप डिवाइड करते हैं बाय द टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक हो गया, अब आपने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। लिखेंगे टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अच्छा आप ज़रा बात सुनिएगा, जो जी है उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड का स्क्वायर है, टाइम का मतलब कि स्क्वायर है, तो अगर फ़र्ज़ करें स्क्वायर है तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हुए 2 से। अगर फ़र्ज़ करें कि हम डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं और वहाँ पे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो हमने जो लेंथ फाइंड की होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आपने यूनिट लाजमी याद रखना है अनसर्टेनिटी फाइंड करते हुए। मीटर तो यहाँ पे पावर 1 है, लेंथ हम एक दफ़ा लिखेंगे जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है। लेकिन जब टाइम पीरियड हम फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड का स्क्वायर है, तो सेकंड के स्क्वायर से मुराद ये है कि अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 0.1 प्लस 0.25 तो है ही है ना, लेकिन इस क्योंकि टाइम का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, तो हमने जो टाइम वाला अनसर्टेनिटी उसको 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज द रूल। दिस विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई टू आंसर क्या आ जाएगा 0.5, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.6%। ठीक हो गया जी, कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वैल्यू ऑफ जी, फाइनल वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आया था, प्लस माइनस 0.6%। ठीक हो गया जी, अब हम ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे 9.76 प्लस माइनस 0.6% किसका, इस वैल्यू का। कैसे फाइंड करेंगे,
9.76 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है, और हम या दूसरे अल्फाज में हम 9.76 का इतना 0.6% निकाल रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से, डिवाइड कर दिया 100 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.76 प्लस माइनस, लिखेंगे जो ऊपर 9.76 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आपके पास आ गया 0.058। इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 0.06, और साथ यूनिट क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ चुकी है जी फाइनल वैल्यू ऑफ जी। लेंथी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन हर चीज़ की रीज़न है। अगर आपने रटा ही मारना है तो आपको कख फ़ायदा नहीं होगा न्यूमेरिकल्स करने का। किसी भी आप पॉइंट में फंसते हैं, जब तक आपको वो पॉइंट समझ नहीं आ जाता, आप अगला स्टेप मत करें, क्योंकि एक दिन के बाद फिर आपको भूल जाएगा। ठीक है, लेंथी है, मुश्किल नहीं है, कि एक स्टेप का रीज़न दिया गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हरी आप डन जी, 1.5 इज़ डन। बड़ा मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सब कुछ तो पता है आपको, तो क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। 1.6 अब आसान है आगे, ये भी आसान ही था, कोई मसला नहीं। मुश्किल वही चीज़ है जो कि आपने की ही नहीं है। ओके, समझ आई? नहीं आई? आ जाएगी पेपर्स में। 1.6 What are the dimensions and units of gravitational constant in the formula F is equal to g m1 m2 r square? आपने पढ़ा था बचपन में, अब तो आपके लिए बचपन ही हो गया होगा 9th, क्योंकि उसमें फिजिक्स बड़ी आसान होती थी। अब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे तो तोबा पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, न्यूमेरिकल्स कराया जाता है, लेकिन कराएंगे इंशाल्लाह, आपको टेंशन नहीं लेनी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती थी F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर आर स्क्वायर, जिसमें जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है m1 पहला मैस, m2 दूसरा मैस, r क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द मैसेस। हमने क्या क्या फाइंड करना है जी, हमने फाइंड करनी है जी इसकी डायमेंशंस और यूनिट्स, डायमेंशंस फाइंड करनी है और यूनिट्स फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, हम इसको लिख सकते हैं, ये पार्ट हमने फाइंड करनी है जी, डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती थी, याद है आपको, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमने फाइंड करनी है जी यूनिट्स ऑफ जी। ठीक है जी, तो लिखें, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। गिवन दैट, क्या गिवन है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हो तो आर ही लिखो, ये ना कहना कि सर ये कहाँ से आ गया। जी को अलग कर लो, आर स्क्वायर डिवाइड करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। जी को अलग कर लो, एफ आर स्क्वायर m1 m2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, डिवाइड m1 m2 इज इक्वल टू जी, और जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। जी जगह अब पहले डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे। एफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए, साथ क्या है आर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है m1 m2। तो जी विल बी इक्वल टू, डायमेंशन हम लिखने लगे हैं जी। पहले आपके पास क्या गिवन है, मैस, मैस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, या एक और भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं, उससे थोड़ी और आसानी हो जाएगी। अगर वो स्टेप आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। वो क्या मैंने बात बोली, आप लिखें यहाँ पे, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या है, m1 m2, मैस का यूनिट किलोग्राम, इसका भी यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास ये बच जाएगा, कैपिटल जी इज इक्वल टू m इंटू एम स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, m क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और साथ आपके पास क्या है, किलोग्राम। अब आपके लिए डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं कि मीटर, देखें ये किसका होता है, लेंथ का, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एल क्यूब, इस तरह लिख दीजिए। और नीचे आपके पास है सेकंड, ये किसका यूनिट होता है, टाइम का, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और साथ आपके पास है किलोग्राम, पावर 1 ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। सो डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी फाइनल, इसको ऊपर ले जाइए, लिख दीजिए एल क्यूब
+2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गई जी डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोशिश किया करें कि आप पहले यूनिट्स लिखें, उसमें सिंपलीफाई हो जाता है थोड़ा सा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है। सिंपलीफाई करने के बाद आपने सिंपल देखें, मीटर देखा, लेंथ का यूनिट है, आपने इसकी डायमेंशन लिख दी, सेकंड टाइम का यहाँ पे उसकी डायमेंशन लिख दी, किलोग्राम मैथ को उसकी डायमेंशन लिख दी, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गई जी डायमेंशंस। अब आप फाइंड करेंगे यूनिट, तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम गिवन फार्मूला। फार्मूला आपके पास क्या गिवन था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अवर डी स्केयर। वही कहानी, डी स्केयर को इधर ले आइए, या आर स्केयर, आर ही लिखते हैं। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, एफ आर स्केयर इज इक्वल टू जी m1 m2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ आर स्केयर डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल टू जी, और g इज इक्वल टू एफ आर स्केयर अवर m1 m2। अब आपने यूनिट्स लिखने हैं, तो g विल बी इक्वल टू, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर का क्या है स्केयर, और नीचे m1 इसका यूनिट किलोग्राम, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम। सो g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्केयर, नीचे क्या हो जाएगा किलोग्राम स्केयर, या लिख सकते हैं इस तरह न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। तो ये आपके पास आ गए यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक हो गया जी, सिंपल था जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। 1.7 पे चलते हैं, कंप्लीट करते हैं ताकि फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हों। कोशिश करेंगे रोज़, या रोज़ नहीं तो 1-2 दिन गैप के साथ आपको मेडिकल साथ कराए जाएँ, क्योंकि मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ 10th का और 9th का भी करना है, और भी बहुत काम होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डाटा आपके पेपर से पहले फेस का अपलोड हो जाए। ठीक है जी, बस आप लोग पढ़ने वाले बने। वो क्या होता है सर, पढ़ना क्या होता है। अच्छा जी, 1.7 गिवन डाटा, उसने क्या दिया है जी, क्या कह दिया है, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस सी टी। क्या होती थी, इसको क्या बोलते थे, फर्स्ट इक्वेशन की फाइनल फॉर्म होती थी। ये इक्वेशन मोशन हमने पढ़ी थी बचपन में, विच इज़ डायमेंशनली करेक्ट, मतलब कि हमने दोनों तरफ डायमेंशन फाइंड करनी है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आनी चाहिए। ठीक है, वेयर वी आई इज़ द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 इज एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज़ द वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक हो गया, सिंपल, ये मुश्किल नहीं है। तो लिखेंगे जी, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जब भी हमने प्रूव करना तो हम दो साइड्स लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है जी, वी एफ, इस तरह लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड वो आप लिख सकते हैं जी, वी एफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है पता है आपको, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे डायमेंशन वाला साइन अब डालने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब आप डाल सकते हैं मीटर, आपके पास लेंथ का यूनिट क्या आ जाएगी, डायमेंशन लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड के हमारे पास क्या होता है, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एल टी प्लस 1 ऊपर जाके हो जाएगा -1। ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल था। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, वी आई प्लस ए टी। राइट हैंड साइड के हम यूनिट लिखने लगे हैं, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड एक सेकंड से कैंसिल, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, या एक पूरा स्टेप आप करना चाहें तो सेकंड आ गया, ऊपर क्या आ गया m प्लस एम। राइट हैंड साइड हमारे पास उसके यूनिट क्या आ गए, 2 मीटर्स पर सेकंड। अब आप लिखिए, क्योंकि या सिंस इन डायमेंशन, हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस करें डायमेंशनल, इन डायमेंशनल एनालिसिस ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, 2, 1, 3, 4 जो भी है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है।
न्यूमेरिकल वैल्यू इज इग्नोर्ड। ठीक है जी, क्योंकि हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सो राइट हैंड साइड 2 को इग्नोर कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, मीटर पर सेकंड ही बच गया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं डायमेंशन में, मीटर किसका, लेंथ का, सेकंड किसका है, टाइम का। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबा, एल प्लस 1 ऊपर जाके हो जाएगा -1। दीज आर योर डायमेंशन। देखिए दोनों इक्वल आ चुकी हैं, बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have, what do we have, we have left hand side is equal to right hand side, hence given equation is dimensionally correct। ठीक हो गया जी, सिंपल सा, मुश्किल नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए जी, जल्दी से।